डियर स्टूडेंट्स, प्लस टू की हिस्ट्री की बुक का जो सिलेबस है उसके अनुसार जो हमारा पहला अध्याय है उसका नाम है प्रथम नगरों की कहानी। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें इस चैप्टर का नाम दिया गया है ईंटें, मनके और अस्थियां। मैं यहाँ पर आपको चैप्टर का जो नामकरण है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। प्रथम नगरों की कहानी, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रारंभिक नगरों के उदय के बारे में, अर्थात आज से हजारों साल पहले भारत में एक बहुत ही उन्नत नगरों की सभ्यता, नगरीय सभ्यता का उत्थान और विकास हुआ था, जिसको इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये हैरानी की बात है कि आज से हजारों साल पहले हमारे देश में नगर अस्तित्व में थे। सिंधु घाटी की सभ्यता, सबसे पहले हमें इस शीर्षक को समझना होगा कि इस सभ्यता को, यानी जिन नगरों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उन नगरों की सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। वास्तव में इस सभ्यता के जो प्रमाण मिले हैं हमें, वो अधिकतर सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाए गए। इसलिए इतिहासकारों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे खनन अथवा खुदाई होती चली गई, हमें सिंधु नदी के सुदूर क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिलते चले गए। इसका क्षेत्र इतना विशाल हो गया कि ये अफगानिस्तान से लेकर के पश्चिम मध्य भारत तक इसके जो प्रमाण हैं, इसके जो नगरों के अवशेष हैं वो मिले हैं। इसलिए इतिहासकारों ने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा। अब आपने ये भी समझना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है। वास्तव में इस सभ्यता का प्रथम प्रमाण जो हमें मिला है, पहला सबूत जो हमें मिला है, वो हड़प्पा नामक स्थान से मिला है। अब ये हड़प्पा क्या है? हड़प्पा एक जगह है जो आजकल के पाकिस्तान में है। ये तो आप सभी जानते हैं कि 1947 से पहले पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं था। तो हड़प्पा आजकल के पाकिस्तान के पंजाब में, जिसको हम पश्चिमी पंजाब के नाम से जानते हैं, वहां के मिंटगुमरी जिला में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और क्योंकि ये पहला स्थान था जहां हमें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम अवशेष मिले, इसलिए इतिहासकारों ने इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम पर रख दिया। अब क्या हुआ कि हड़प्पा के बाद और भी बहुत सारे स्थान जहां खनन किए गए हमारे पुरातत्व विभाग के द्वारा, जिनमें मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोटला निहंग खां, कालीबंगा या बंगन अंग्रेजी में, लोथल, आलमगीरपुर, संघोल, बनावली इत्यादि। इसके अलावा दर्जनों ऐसे छोटे छोटे और स्थान हैं जहां पर हमें इस सभ्यता के अवशेष मिले। अब ये सभ्यता कितनी पुरानी है ये हमने जानना है। आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसको हम कहते हैं, वो कितने हजार वर्ष पुरानी है। यानी दूसरे शब्दों में कि इसका काल क्या था, इसका समय क्या था, कब फली फूली थी ये सभ्यता।
तो यहाँ पर ये आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, जिन्होंने इस सभ्यता की खोज की है, अभी भी वो इसकी खोज के और पहलुओं पर हमें जानकारी देने में लगे हैं। उनके अनुसार यह सभ्यता लगभग 3500 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक फली फूली थी। ईस्वी पूर्व आप लोग जानते हो, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उनको ईस्वी पूर्व के नाम से जाना जाता है, और जो घटनाएं ईसा मसीह के जन्म के बाद घटी हैं उनको हम ईस्वी के नाम से जानते हैं। और इतिहास में कोई भी घटना का जब जिक्र होता है तो ईस्वी पूर्व अथवा ईस्वी में ही हम लोग उसको लिखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल था वो 3500 ईस्वी पूर्व से 1900 यानी 1900 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद भी ये धीरे धीरे सभ्यता उसका पतन होता चला गया। लेकिन कुल मिलाकर के आज से लगभग 5000 साल पहले ये सभ्यता फल फूल रही थी। अब आपको इस बात का पता चल गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ये सभ्यता कितने हजार साल पुरानी है तो आपका उत्तर होगा आज से लगभग 5000 साल पहले। दूसरे शब्दों में 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वो भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के काल के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी बात इसमें जो आपने जाननी है कि इस सभ्यता का पता कैसे चला और कब चला, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, जब एक पुरातत्वविद जिनका नाम था R.B. दयाराम साहनी, वो पहले ऐसे पुरातत्वविद थे जिन्होंने इस सभ्यता के अवशेष खोजे थे। तभी 1922 में हमें इसी सभ्यता का एक और स्थान मिला जिसको मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। ये मोहनजोदड़ो आजकल के पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है, वर्ड मीनिंग है, वो है मृतकों का टीला। और इस नगर की खोज जिस पुरातत्वविद ने की थी उनका नाम था राखाल दास बनर्जी। ये नगर भी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण नगर माना जाता है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी, तो आपके पास उत्तर आ गया। इस सभ्यता की खोज 1921 में पुरातत्वविद R.B. दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान में 1921 में की थी। ठीक, यानी अब तक आप जान चुके हैं हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसका काल कब तक था और इसकी खोज कब और किसके द्वारा हुई। अब इसके अलावा इसी जो अगला जो प्रमुख बिंदु है इस अध्याय का वो है कि इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन है, यानी कौन कौन से वो नगर हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो सैकड़ों स्थान हमें इस सभ्यता के मिले हैं, लेकिन जो चुनिंदा जो प्रमुख स्थान है उनमें मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोटला नियंगखा, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, धौलावीरा, संघोल, बनावली। इसके अलावा और भी छोटे छोटे स्थान हैं जैसे सुदकांगेडोर, बालाकोट, आमरी, कोटदीजी, ये सारे पाकिस्तान में हैं आजकल के। इसी तरह से भारत में मांडा,
राखीगढ़ी, मीताथल, बड़े गांव, अम्बखेड़ी, नागेश्वर, रंगपुर इत्यादि इत्यादि। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, कहाँ तक फैली हुई थी ये सभ्यता, तो संक्षेप में आपने फिर समझना है कि ये सभ्यता पश्चिम में बलूचिस्तान, जो आजकल के पाकिस्तान में है, वहां से लेकर के पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक, यानी गंगा नदी के तटों तक, दक्षिण में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से लेकर के, और उत्तर में जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले तक ये सभ्यता फैली हुई थी। कुल मिलाकर के यह सभ्यता लगभग 1,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, और इसका जो विस्तार था वो इसकी समकालीन सभ्यताओं से, जिनमें मिस्र की सभ्यता से 20 गुना था, तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता से लगभग 12 गुना अधिक था। अब आप समझ सकते हो कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता मानी जा सकती है हड़प्पा सभ्यता, जिसका विस्तार बाकी समकालीन सभ्यताओं की अपेक्षा बहुत अधिक था। अब ये जो सभ्यता है, इसमें जो लोग रहते थे, उन लोगों के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हड़प्पा के लोग कैसे थे, शारीरिक रूप से, कलाओं में उनकी क्या अचीवमेंट्स थी, क्या उपलब्धियां थी, ये सब चीज़ें हम उनके बारे में जानेंगे और उनके बारे में हमसे पूछा जा सकता है। पहली बात जो आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में याद रखनी है, जो पहला गुण है या सबसे बड़ी विशेषता हम कह सकते हैं कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का अर्थ होता है नगरों वाली सभ्यता, यानी जिसमें नगर थे। और आप लोग समझ सकते हो कि नगर कितने महत्वपूर्ण स्थान होते हैं किसी भी देश के, किसी भी समाज के लिए। और नगरों का जीवन आप लोग समझ सकते हो, सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन माना जाता है। और हमें इस बात का गर्व है, हम भारतीयों को, कि हमारे देश में आज से 5000 साल पहले लोग नगरों में सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। अब ये जो सिंधु घाटी के जो नगर थे, उनके बारे में कुछ विशेषताएं आपने समझनी है। सबसे पहले तो ये कि उनकी नगर योजना कैसी थी, टाउन प्लानिंग सिस्टम कैसा था। ये बात आप समझ चुके हैं और आपको फिर बताई जा रही है कि हड़प्पा सभ्यता एक उच्च कोटि की नगरीय सभ्यता थी। वास्तव में हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा अनूठा पहलू था, सबसे बड़ी खासियत थी, वो शहरों का विकास था। वो जो हमें खुदाई में नगर मिले हैं, उनसे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि उनके जो नगर थे वो बड़े ही योजना अनुसार, वैज्ञानिक ढंग से आधुनिक नगरों की तरह हुआ करते थे। यहाँ पर मैं उदाहरण देना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने चंडीगढ़ शहर देखा होगा, और चंडीगढ़ की विशेषता क्या है? खुली खुली सड़कें, चौड़ी सड़कें, मकानों का जो निर्माण है वो एक वैज्ञानिक ढंग से योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है, ठीक है। और सड़कें जो है वो सीधी, न केवल सीधी अपितु चौराहे बनाती हुई सड़कें हैं। और पानी की निकासी के लिए सड़कों के दोनों ओर नालियां बनी हुई हैं, उन नालियों को ढका गया है। स्वच्छता की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। ये मैं आजकल के चंडीगढ़ की बात बता रहा हूँ। आप कल्पना कीजिए कि क्या आज से 5000 साल पहले भी चंडीगढ़ जैसे नगर इस देश में विद्यमान थे? तो हमें हैरानी होती है कि उस समय भी जो हमारे नगर थे वो विश्व के अन्य देशों की तुलना में, अन्य सभ्यताओं की तुलना में बहुत ही आधुनिक कहे जा सकते हैं। क्या विशेषता थी उनके नगरों की?
ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। उनकी सड़कें कैसी होती थी? पहले तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सड़कों के निर्माण में बड़े कुशल थे। ये सड़कें नगर के प्रत्येक ओर बनाई जाती थी, बहुत चौड़ी होती थी। हमारे पास 13 फुट से लेकर के 34 फुट तक की चौड़ाई वाली सड़कें जो हैं वो इन नगरों में मिली हैं। सड़कों पर चौराहे बनाए जाते थे। सड़कें इस ढंग से बनाई जाती थी कि इन पर पड़ी गंदगी वायु से अपने आप ही साफ हो जाती थी। आप कल्पना कीजिए कि उनको इस तरह से बनाया गया था कि जब एक छोर से हवा चलती थी तो दूसरे छोर तक उसमें पड़े जो प्रदूषण होता था वो सारा अपने आप ही स्वच्छ हो जाया करता था। हैरानी की बात यह भी है कि इन सड़कों पर रात के समय रोशनी की भी व्यवस्था की जाती थी। तो ये बहुत ही हैरानी वाली बात है। और सड़कों के अलावा नालियों की व्यवस्था कैसी थी उनकी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक उनकी जो जल निकास प्रणाली थी, यानी शहर के घरों के गंदे जल को कहाँ और कैसे बाहर करना है, इसकी व्यवस्था बहुत ही आश्चर्यजनक थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग गंदे पानी के निकास के लिए उन्होंने नालियां बना रखी थी बड़े वैज्ञानिक ढंग से। घरों की जो छोटी छोटी नालियां होती थी और गलियों की जो नालियां होती थी वो बड़ी नालियों में गिरती थी और शहर के बाहर किसी बड़े नाले में जाकर के गिरती थी। इन नालियों को ईंटों से इस प्रकार ढका जाता था कि सफाई करते समय उन्हें आसानी से उठाया जा सकता था और फिर ढक दिया जा सकता था। इन नालियों में किसी को भी कूड़ा आदि फेंकने की अनुमति नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की इतनी उत्तम नाली व्यवस्था से यह ज्ञात होता है कि वे स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान देते थे। प्रिय छात्रों, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। आज भी हमारी सरकारें स्वच्छता अभियान चला रही हैं। कल्पना कीजिए कि आज से 5000 साल पहले के हमारे जो नगर हुआ करते थे वो कितने स्वच्छ हुआ करते थे और वहाँ रहने वाले लोग स्वच्छता को कितना महत्व देते थे। ये हमें इतिहास से सीखना है। हमारी जो सड़कें थी और नालियां थी जल निकास की, इतिहासकारों ने इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की है, दूसरे शब्दों में भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके अलावा उनका भवन कैसे हुआ करते थे, बिल्डिंग्स कैसी होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भवन निर्माण कला में भी बहुत एडवांस्ड थे। उनके मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। ध्यान दीजिएगा, पक्की ईंटों के मकान। 5000 साल पहले पक्की ईंटों के मकान मिलना ये आश्चर्यजनक बात है। बाढ़ के खतरे से बचने के लिए वे अपने घरों की जो नींव होती थी वो बहुत गहरी रखते थे। उनके घर खुले तथा हवादार होते थे। उनके घरों में बड़े बड़े द्वार, खिड़कियां और रोशनदान होते थे। घर की जो सभी खिड़कियां थी वो सड़क की ओर नहीं अभी तो गली की ओर खुलती थी, यानी एक तरफ सारी खिड़कियां खुलती थी। इस तरह लोगों को अनियोजित घर निर्मित नहीं करने दिए जाते थे, यानी कोई भी अपनी मर्जी से घर नहीं बना सकता था। वो नगर योजना के हिसाब से ही बनाए जा सकते थे। कई मकान 2 तथा इससे भी अधिक मंजिलों के हुआ करते थे। ये भी आश्चर्यजनक बात है। और ऊपर वाली मंजिल के लिए सीढ़ियों का प्रयोग भी किया जाता था। जो भी मकान होते थे उनमें आंगन, रसोई घर, कुआं और स्नानागार, ये सब चीजें हुआ करती थी। कुआं भी होता था, स्नानागार भी हुआ था, रसोई घर भी और खुला आंगन भी होता था। तो ऐसे थे हमारे हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, उनके भवन। इन नगरों में एक और जो विशेषता पाई गई है वो स्नानागार है। स्नानागार हम कह सकते हैं कि आजकल के लगभग स्विमिंग पूल्स की तरह, तालाबों की तरह। और ये जितने भी स्नानागार हड़प्पा सभ्यता में पाए गए हैं उनमें मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा विशाल स्नानागार हमें मिला
हैरानी की बात है कि आज से 5000 साल पहले हड़प्पा निवासियों ने इतना विशाल स्नानागार कैसे बनाया होगा। यह जो स्नानागार है मोहनजोदड़ो का, ये 180 फुट लंबा, 108 फुट चौड़ा था और इसके मध्य 39 फुट लंबे, 23 फुट चौड़े, 8 फुट गहरा तालाब बना हुआ था। इस तालाब के निकट एक कुआं था जिससे इस तालाब में पानी भर लिया जाता था। तालाब में उतरने तथा चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। गंदा पानी निकालने के लिए तालाब में एक अलग रास्ता बना हुआ था। इस स्नानागार के आसपास कई कमरे भी बने हुए थे। कुल मिलाकर के ये स्नानागार किसी जल प्रतियोगिता, हम कह सकते हैं कि जल क्रीड़ा की तरह उसका प्रयोग किया जाता होगा, या धार्मिक, आप लोग जानते हो कि हमारे देश में धार्मिक त्योहारों पर नदियों, नालों, तालाबों में स्नान करने की परंपरा रही है। तो ये जो कमरे बने हुए थे स्नानागार के साथ, ये शायद यात्रियों के ठहरने के लिए बने हुए थे। ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शायद यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन किया जाता होगा। तो ये तो थी नगर योजना सिंधु घाटी की, जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी चैप्टर के जो अगले प्रमुख बिंदु होंगे उन्हें हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।